हेलो एंड वेलकम बच्चों। मैं शुभम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सभी का एलआरटी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। अब आपने पढ़ा होगा शुरुआत के चैप्टर्स में कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, 5। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और एक आखिरी क्या होता है, कंट्रोलिंग। ठीक है जी, तो ये 5 फंक्शंस हैं। इन्हीं में से सबसे पहला क्या है? प्लानिंग। तो मैं मान के चलता हूं कि बेस आपने मैनेजमेंट का पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा तो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएंगे। अब आज के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, प्लानिंग। देखो, वैसे तो ये जो वर्ड लिखा है आपके सामने प्लानिंग नाम का, ये आपने ना बहुत बार सुन रखा होगा लाइफ में, है ना। रोज ही एक बार सुन ही लेते होगे कि प्लानिंग, यार प्लानिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। इंडिया टीम की प्लानिंग अच्छी नहीं थी इसीलिए हार गई, इंडिया टीम की प्लानिंग बहुत अच्छी थी इसलिए जीत गई। इस तरीके से आपने बहुत बार सुन रखा होगा। लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि प्लानिंग होता क्या है और इसे बिजनेस में किस तरह यूज किया जाता है? इसी पे बेस्ड है हमारा ये चैप्टर कि प्लानिंग बिजनेस में किस तरह यूज होता है। क्लियर है बात? इस चैप्टर से आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, गारंटेड इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बोर्ड में बनेगा ही बनेगा। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आएगा ध्यान से, प्लानिंग समझते पहले होता क्या है। तो इसे देखिए, ये क्या कर रहा है, बाहर देख रहा है और कागजों पे कुछ लिख रहा है, ठीक है ना। घर में बैठ के कागजों में कुछ लिख रहा है, तो यही होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि बैठ के, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, मीटिंग रूम में बैठ के डिसाइड करना, ठीक है ना। क्या एडवांस में ही डिसाइड करना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहां है, हमारा गोल क्या है, ये सब ये क्या आ जाता है व्हाट टू डू में। एंड हाउ टू डू का मतलब क्या है, उस गोल को हमें किस तरीके से अचीव करना है, मतलब मैं कौन सा तरीका लगाऊं ताकि वो मेरा गोल जहां मैं जाना चाहता हूं वो अचीव हो जाए। क्लियर है बात? तो ये हो गया मेरा प्लानिंग। समझ में आई बात? अब देखिएगा, प्लानिंग मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर मैं मीनिंग में बात करूं तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि भाई मुझे करना क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस जियो का लेते हैं, जियो का क्या ऑब्जेक्टिव था? जियो का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना था? नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बाद में तो हर कोई ही पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जब जियो नया आया था तब उसका पहला उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं था। उसका पहला उद्देश्य क्या था? उसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा मेरे कस्टमर बन जाए इंडिया के अंदर, ठीक है ना। बाद में प्रॉफिट कमाऊंगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, टारगेट सेट करने होते हैं, और फिर क्या होता है, फॉर्मुलेट करना होता है। फॉर्मुलेट मतलब बनाना, क्या? एक एक्शन प्लान टू अचीव देम, एक एक्शन प्लान बनाना होता है। अब जरा यहां ध्यान से देखना, ये देखो क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान। अब ये सर एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान का मतलब क्या है? देखो बेटा, एक्शन प्लान का मतलब है कि आप किस तरीके से ऐसा क्या करोगे, कौन कौन से स्टेप्स लोगे जिससे कि आपका ये जो आपने टारगेट सेट किया है ना, जैसे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए थे जियो को, ठीक है ना, मैक्सिमम कस्टमर बेस बनाना था। तो ये जो मेरा कस्टमर बेस बनाने का ऑब्जेक्टिव है ये अचीव हो जाए, ऐसे कौन कौन से मैं स्टेप्स चलूं, कौन कौन सी प्लानिंग करूं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो प्लानिंग का मतलब क्या हो कि आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फॉर्मुलेट करना है एक एक्शन प्लान, एक तरीका जिससे कि आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सको। अब जरा यहां आओ, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मतलब क्या है कि प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मींस कि देखो, जहां प्लानिंग है आपको क्या करना है कि मुझे अपना टारगेट कैसे अचीव करना है, ये कैसे अचीव करने वाला पॉइंट ही क्या है, क्रिएटिव है। आप बहुत ही अलग अलग तरीके निकाल सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने टारगेट को अचीव करो। जैसे जियो ने क्या किया, उसने सोचा कि पहले क्रिएटिव तरीका निकाला, आज तक ऐसा किसी ने किया, फ्री में देते हैं, ठीक है ना। ऐसा फ्री में दिया उसने। देखो फ्री में एक होता कम रेट पे देना और एक होता फ्री में देना। जियो ने शुरू में पूरा ही फ्री में दिया, वो उसका एक क्या था, क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीका था मार्केट को कैप्चर करने का। तो ये क्या होता है, प्लानिंग में आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव काम कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। आगे आना, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सपोज करो एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मुझे यहां से यहां तक जाना है। मान लो ये दिल्ली है और ये वाला आगरा है। मुझे, मैं दिल्ली में हूं, मेरे को दिल्ली से आगरा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे तरीके हैं जी, बहुत सारे तरीके। तो मेरा जो दिल्ली और आगरा के बीच में गैप है, इसको भरने के लिए पहले तो
मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा कि यार जाऊं तो कैसे जाऊं। बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि ट्रेन से जा सकता हूं, प्लेन से जा सकता हूं, अपनी पर्सनल कार से जा सकता हूं, बाइक से जा सकता हूं, बहुत सारे मोड्स हैं। तो मैं इन सारे मोड्स में से कौन सा मोड चुनूं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, यहां से एक तरह से अभी आप आगरा गए नहीं हो, लेकिन आप यहीं पे बैठ के दिल्ली से आगरा तक की दूरी का जो गैप है ना, इसको खत्म कर रहे हो। कैसे? एक प्लान बना के कि भाई इस तरह करूंगा। इसके बाद तो क्या करना रह जाएगा, केवल आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी रह जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे, आपने सोचा कि चलो ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन की टिकट करें, अब क्या करना आपको, बस ट्रेन में जाके बैठ जाना, आगरा पहुंच जाओगे। तो एक तरह से गैप काफी आपका फिल हो गया, बस एक काम करना बाकी है, आपका पूरा एक माइंड मेकअप हो गया, माइंडसेट तैयार हो गया किस तरीके से करना है। क्लियर है? तो ये आपका क्या करता है, गैप को फिल कर देता है। अगला ही प्लानिंग कैन बी, अब अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन एक बनाऊं, तो ये तो सारे वन लाइनर्स थे। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम। तो प्लानिंग क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो प्लानिंग क्या है, यहां देखना, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना फॉर अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ऐसा नहीं है जिंदगी भर के लिए जियो ने क्या फ्री में बांटे थे, नहीं, उसका एक पर्टिकुलर टाइम था, 1-1.5 साल के अंदर हमें मार्केट कैप्चर करना है, तो उसने 1 साल 6 महीने के लिए फ्री में बांटे। ठीक है, तो एक गिवन टाइम, टाइम तक ही बनता है। आप 12th के लिए अभी तैयारी कर रहे हो, तो 12th के लिए कब तक का प्लान करोगे, मार्च तक करोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद भी 12th के अकॉर्डिंग प्लान करते रहोगे, नहीं जी, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब तक हम प्लान करते हैं, उसके बाद अगला प्लान करते हैं। क्लियर है बात? तो गिवन टाइम पीरियड फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग उसमें आपको क्या क्या काम करने हैं टू अचीव देम, एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। ध्यान से समझना, मानो कि मैंने क्या कहा कि मेरे को ऑब्जेक्टिव करना है, मान लो दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है जी। अब आगरा जाने के कितने तरीके, सर प्लेन से जा सकते हैं, सर ट्रेन से जा सकते हैं, सर कार से जा सकते हैं, सर अपनी बाइक से भी जा सकते हैं, और बताओ, ज्यादा दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर है। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं, मेरे पास मोड्स हैं जिनके थ्रू मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। अब क्या है कि आप सारे तो कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं प्लेन से भी चले जाओ, ट्रेन से भी चले जाओ, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इनमें से जो भी सूटेबल, इसमें से जो भी सबसे सूटेबल लग रहा है, मान लो ट्रेन लग रहा है, ये ट्रेन, तो ट्रेन सबसे सूटेबल है, तो आप ट्रेन से चले जाओ, ठीक है ना। तो इसमें से ये जितने भी आपने ऑल्टरनेटिव चुने, इनमें से क्या है, सबसे जो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिख रहा है ना, कि जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसको चुनना, ये होता है पूरा आपका प्लानिंग प्रोसेस। क्लियर है बात? अब आइएगा आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं प्लानिंग को किस तरीके से अंजाम देता हूं, मैं प्लानिंग आखिर करता किस तरीके से हूं, प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग को करने का। प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से काम को करता हूं, दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस। क्लियर है बात? तो सबसे पहला आप क्या करते हो प्लानिंग के अंदर, सबसे पहले सर हम अपना उद्देश्य सेट करते हैं कि आखिर मैं इस काम को करके, जो भी काम मैं करना चाहता हूं उसको क्यों कर रहा हूं, उससे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आखिर उससे चाहता क्या हूं जो मेरे को मिल जाए। क्लियर है बात? तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, उद्देश्य सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा यहां देखना ढंग से, ये क्या है, ये बड़े देखो भोले भाले भाई साहब, ठीक है। अब इनको क्या हुआ, दिख गई एक, ये देखो सुंदर कन्या। क्लियर है बात? अब इन कन्या को देखते ही भाई के मन में क्या आया, इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया। ऑब्जेक्टिव क्या बना लिया, कि बस तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, ठीक है, वरना कंवारा मर जाऊंगा। अब इनका ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई साहब बस शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अब यही कुछ बिजनेस में भी होता है, जब भी बिजनेस आता है तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, आखिर और ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है अचीव करना। देखो आप काम कोई भी तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपके दिमाग में एक एंड रिजल्ट ना हो कि आखिर मुझे पहुंचना क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप घर से निकले, लेकिन आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे ना। तो आप घर से निकलने से पहले एटलीस्ट ये तो सोचोगे कि मेरे को जाना कहाँ है, फलाने की दुकान पे जाना है, इस वाले दोस्त के घर जाना है, जहां पे भी जाना है। तो ये क्या है, ये आपका लक्ष्य है। तो आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो आप कोई काम करोगे, प्लानिंग करोगे। तो वही है, सबसे पहला काम क्या है, अपना लक्ष्य डिसाइड करना। आगे देखो,
ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट। अब जरा बिजनेस के टर्म्स में बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि बिजनेस में क्या होता है कि देखो, एक बिजनेस में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे कि टाटा को देख लो। टाटा का क्या है, टाटा नमक भी बनाता है, टाटा गाड़ियां भी बनाता है, टाटा का टीसीएस भी है जहां सॉफ्टवेयर भी बनाता है, अलग अलग काम है, ठीक है ना। तो वो हो सकता है ना अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर ले, मतलब नमक वाले का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, टाटा सॉल्ट वाले का, मोटर्स वाले का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, ऑटोमोबाइल्स वाले का, सॉफ्टवेयर वाले का अलग उद्देश्य होगा, सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ जी सर, हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अलग हो सकता है, डिपार्टमेंट के बेस पे अलग हो सकता है। एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अपना उद्देश्य हो सकता है। जैसे सेल्स वाले का ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना, ठीक है ना, जबकि फाइनेंस वाले का ये देखना कि ज्यादा से ज्यादा मुझे किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो। तो ये अच्छे से, जब सबका अपना अपना उद्देश्य हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला, ऑब्जेक्टिव हैव टू प्रीकोलेट डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल। देखो, आपका जो उद्देश्य है, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन अकेले तो चलती नहीं, नहीं सर, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो हर एक को आपका उद्देश्य पता होना चाहिए ना, तभी तो वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करेगा, ताकि वो उद्देश्य मिल जाए, ठीक है ना, सब अचीव कर ले। तो हर एक को आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से पता होना चाहिए, और इसके लिए आप उनको बताओगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन आखिर चाहती क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो किस दिशा में कर रही है। क्लियर है बात। अगला, इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर इट इट बिकम्स इजियर टू वर्क टुवर्ड द गोल। जब आपको पता हो कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपको जाना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो बेटा बाकी का काम ना बहुत आसान हो जाता है करना। समझ गए, क्योंकि फिर आपको केवल वर्क करना होता है, आपका पूरा एक ढांचा तैयार होता है कि आपको करना किस तरीके से। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप क्या करते हो, देखो एग्जांपल देख लो। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि उसे अपनी सेल्स 20% से बढ़ानी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि उसको अपना मार्केट शेयर का मतलब होता है जितने भी कस्टमर है मार्केट में उसका 1% मेरे पास होना चाहिए। मान लो 100 है तो 100 में से 20 मेरे पास होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो मार्केट शेयर मेरा 20% होना चाहिए। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आगे आइएगा, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है, प्रेमाइसेस का मतलब होता है बेटा अजम्पशन। देखो, आप किसी भी काम को करते हो उससे पहले कुछ अज्यूम करते हो ना, ठीक है। जैसे कि अब जरा यहां देखना भैया वाले केस में, अब भैया क्या सोच रहे हैं कि दीदी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस टाइम पे आती हैं जाती हैं, इन सब का पता लगा रहे हैं ताकि अपनी गोटियां बिठाई जा सके, है ना। तो ठीक इसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस में भी आप आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट होता है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, उन सबको स्टडी करते हो, देखते हो, समझते हो और कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोविड जब से आया है तो लोगों ने, अब देखो जैसे कोविड आया, अब लोगों ने, अब आज की डेट में बिजनेसेस क्या अज्यूम करके काम कर रहे हैं कि भाई 6 से 7 महीने तक अभी कोविड की सिचुएशन बिल्कुल अच्छे से पहले की तरह, मतलब कोविड प्री कोविड वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो ये एक अजम्पशन है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने अजम्पशन गलत ले ली तो फिर आपका पूरा का पूरा प्लानिंग ही गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, भैया गए, ठीक है, मिलने, भैया ने सोचा कि लड़की को गुलाब पसंद है और लड़की को गुलाब से एलर्जी हुई, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा ना। सेम चीज है, इन्होंने क्या किया, अज्यूम गलत कर लिया तो बेटा सारा काम खत्म हो गया, फिर सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ठीक इसी तरह बिजनेस में भी अगर कोई गलत अजम्पशन लग जाए, जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो नोकिया याद करो। नोकिया आपने कभी फोन देखा हो पापा मम्मी के हाथ में बहुत पहले बचपन में, तो छोटा सा होता था कीपैड वाला। उन लोगों ने क्या अज्यूम किया कि ये जो स्मार्टफोन आ रहे हैं इनका कोई फ्यूचर थोड़ी ना, ये तो खिलौने की तरह है, ये नहीं चलेंगे, ठीक है ना। और उन लोगों ने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया कि ये तो चलेंगे नहीं, ये कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कीपैड ही चलेगा। अब इनकी अजम्पशन गलत थी कि भाई ये चलेगा नहीं, और इसके अकॉर्डिंग इन्हें प्लान किया, तो इनका जितना प्लानिंग था सारा का सारा बर्बाद हो गया, क्योंकि इन्होंने गलत अज्यूम कर रखा था। तो जो प्रेमाइसेस होते हैं, प्रेमाइसेस का मतलब जो अज्यूम करके आप प्लान बनाते हो, जो कुछ मान के आप प्लान बनाते हो, वो कहलाता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो अब ध्यान से देखना, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रेमाइसेस। जो भी आप अजम्पशन फ्यूचर की मान के बनाते हो कि मुझे लगता है फ्यूचर में अभी
6 महीने और कोविड चलेगा, 3 महीने और कोविड चलेगा, इसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, ये क्या है, इसे एक अजम्पशन, इसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस में प्रेमाइसेस बोला जाता है। क्लियर है बात। अगला, assumptions are the base material upon which plans are to be drawn। देखो assumption जो आप मान के चल रहे हो वो सबसे बेस है, उसी के बेस पे तो आप आगे का प्लान करोगे। फॉर एग्जांपल आज कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सोच के चलती है कि 3 महीने के अंदर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा जैसे कोरोना से पहले था। अब वो 3 महीने के अकॉर्डिंग सारे प्लान करेगी कि 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 3 महीने बाद सब कुछ हम इंप्लॉइज बुला लेंगे, 3 महीने बाद हमारी सेल्स सब कुछ अच्छी रहेगी। अगर उसकी अजम्पशन सही निकली तो जो भी वो प्लान करेगी वो सही होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर उसकी अजम्पशन गलत हो गई, 3 महीने नहीं 6 महीने चल गया, 7 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल चल गया, तो उसकी प्लानिंग पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी और उसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो assumption क्या होते हैं, बेस होते हैं। These may be in form of forecast, existing plans और any past information about policies। अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है भविष्य में हमें लगता है ये होगा, ये फोरकास्टिंग होती है। एग्जिस्टिंग प्लान, अभी हमारा क्या प्लान है इसके बेस पे हो सकता है। पास्ट इंफॉर्मेशन में कि पहले कभी ऐसी सिचुएशन आई थी आज से पहले, तो उस टाइम ऐसा हुआ था, उसके बेस पे आप आगे का प्लान कर सकते हो। तो प्रेमाइसेस इन सब का मिक्स होता है कि आपको लगता क्या फ्यूचर में होगा, पहले कभी ऐसा हो रखा है तो उस टाइम क्या हुआ था वो देख के आप आगे का प्लान कर सकते हो। तो ये आपकी अजम्पशंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अगला देखो, फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट, जैसे कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, ठीक है, पॉलिसी चेंज, इंटरेस्ट रेट्स, प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स, टैक्स रेट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल देखना, कुछ मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मान लो मेरा बिजनेस है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोविड अभी 6-8 महीने खत्म नहीं होगा, और इसके बेस पे मैंने भारी मात्रा में क्या किया, सैनिटाइजर्स बना लिए सपोज करो, और ऐसा हुआ कि वैक्सीन आ गई 1 महीने के अंदर, ठीक है। मैंने तो प्लान क्या किया था, 8 महीने में तक कोविड खत्म नहीं होगा, 8 महीने तक तो दबा दब सैनिटाइजर और बिकेंगे। तब तक क्या हुआ, 1 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई और सबको लग गई, और 3 महीने के अंदर पूरे देश से कोविड साफ। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, मेरा फोरकास्ट गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मेरा assumption गलत हो गया, तो उस चक्कर में नुकसान हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है अगर आपके assumption सही हो। तो वही कह रहा है कि फोरकास्ट जो आप आगे का सोच रहे हो, ये किस तरीके से हो सकता है, डिमांड में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे घटेंगे, किसी भी चीज में हो सकता है बेसिकली, अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूं तो। अगला देखो, जब आपने कुछ अजम्पशन ले लिया, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर क्या किया, अजम्पशन लिया। अब अजम्पशन लेने के बाद क्या करते हो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ध्यान से समझना, आपने ये देखा कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकता हूं, अपने लक्ष्य को, मेरा जो गोल है उसे कैसे अचीव कर सकता हूं, और इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, हाँ सर बहुत सारे तरीके, जैसे कि आप पढ़ ही रहे हो तो पढ़ने में भी तो बहुत शॉर्ट रिवीजन ले लूं, नोट से पढ़ लूं, टीचर की क्लास ले लूं, ठीक है ना, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्स लूं, फुल कोर्स लूं, बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें से ये पहचानना कि कौन कौन से, अभी चुन नहीं रहे, अभी इसमें से पहचान रहे हो कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, ये तीसरा स्टेप होगा आपका प्लानिंग में। मतलब आइडेंटिफाई, पहचान रहे हो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब जो एक की जगह यूज हो सके दूसरा, तो जितने भी ऑल्टरनेटिव जो जो मेथड्स हैं वो सारे कोर्स ऑफ एक्शंस, जो भी एक्शंस आप ले सकते हो। अब जरा ध्यान से देखना, एक सेकंड बेटा। सॉरी, अब देखना, देखो ये देख रहे हो ऐसा लगा होता है ना अलग अलग रास्ते जाने के, ठीक है। अब देखो, वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट assumptions आर मेड, जैसे भैया वाला केस लो, तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे लड़की यही चाहिए, दूसरा अजम्पशन माना कि लड़की को गुलाब पसंद है, लड़की को गुलाब जामुन पसंद है, लड़की को गुलाब जल पसंद है, ठीक है। ऐसे कुछ अजम्पशंस लिए, ठीक है। ऑब्वियसली वो अजम्पशंस कैसे लिए होंगे, उसकी सहेली से बात करके, उसके जानकार से बात करके, कुछ ऐसा उसको ऑब्जर्व करके, बहुत सारे तरीके हैं अजम्पशंस लगाने के कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो अजम्पशंस लिए। अब वो बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि कौन कौन से तरीके लगाऊं, कौन कौन से हथकंडे अपनाऊं कि बस भाभी बन जाओ, भाभी मतलब तुम्हारी भाभी बन जाओ उसकी, समझ लो ना। तो वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, assumptions are made, then the next step would be act upon them। अब आपको उस पे काम करना है
कि अब तो यार कब तक सोचते रहोगे कि क्या लक्ष्य है, पता चल ज्यादा दिन सोचने में लगा दिए, लक्ष्य कहीं और चला गया तो दिक्कत है ना। तो इसलिए अब काम करो, लक्ष्य तो सेट कर लिया, काम करो उस पे। तो काम करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देयर मे बी वेरियस या देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट जाके आई लव यू बोल दिया, खत लिख दिया, व्हाट्सएप कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। तो सारे तरीके ढूंढो किस तरीके से मैं अपने बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव सोचा है वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकता हूं। उसके बाद द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी इधर रूट और इनोवेटिव। आप पुराना कोई देख के मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से अगर कुछ हो तो पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ उठा सकते हो, नहीं तो कोई इनोवेटिव नया तरीका सोच सकते हो कि इस बार तो बस पटाखे ऐसे फोड़ूंगा आई लव यू वाले, यहां से जाएंगे और आसमान में जाके आई लव यू वाले पटाखे फूट जाएंगे। इनोवेटिव तरीका निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बिजनेस भी क्या कर सकती है, नए नए तरीके निकाल सकती है, इनोवेशन कर सकती है अलग अलग, जिससे कि उसका क्या हो, ऑब्जेक्टिव अचीव हो। An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas। अब देखो नए नए तरीके कैसे पता लगते हैं, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताओगे कि अपनी प्रॉब्लम, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप सजेशन लोगे, जितने ज्यादा नए नए लोग इन्वॉल्व होंगे, उससे क्या होगा, आपको नई नई नया लोग मतलब नया इंसान होता है, नया दिमाग है, ठीक है, तो कुछ नया दे सकता है, तो वो वहां से आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे आओ, चौथा, अब जब आपने सारे सारे तरीके देख लिए कि किसमें क्या है, कौन कौन सा तरीका से मैं अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता हूं, अब आप क्या करोगे, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब मान लो आपने 5 तरीके देखे, तो अब पांचों को इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट करोगे मतलब सबके फायदे नुकसान देखोगे कि इस तरीके से करूंगा तो क्या फायदा नुकसान है, दूसरे तरीके से करूंगा तो क्या फायदा नुकसान है, तीसरे तरीके से करूंगा तो क्या फायदा नुकसान है, चौथे तरीके से, सारे तरीकों के फायदे नुकसान देखोगे और फिर बाद में डिसाइड करोगे। तो अभी चौथे स्टेप में क्या करो, आप जो भी आपने एक्शन सेलेक्ट किए कि कौन कौन से तरीके हैं मेरे को काम को खत्म करने के, वो तरीके आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट करो, उसके प्रोज कौन देख रहे हो, गुड और बैड थिंग्स देख रहे हो। क्लियर है बात। जैसे कि अब देखो भैया बैठ के सोच रहे हैं कि डायरेक्ट बोलूंगा तो क्या पता हाँ कर दे, सबसे बड़ा फायदा तुरंत झटपट, वो क्या कहते हैं चट मंगनी पट गया, ठीक है, और गलती से ना कह दिया वहीं सैंडल मार दिया तो ये भी बड़ी दिक्कत है, बेइज्जती बहुत घनी हो जाएगी। खत लिखूं तो भाई पता नहीं लगेगा जल्दी से किसने दिया, या फिर सामने नहीं रहूंगा, मारने वाली होगी तो बच जाऊंगा, लेकिन क्या पता खत उसे सही से ना मिल पाए, उसे ना मिले किसी और को मिल जाए तो ये नुकसान। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं और सबके कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस में भी एक गोल को अचीव करने के 2-3 तरीके निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हर एक के कुछ अपने फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। जैसे जियो ने फ्री में बांटा, अब इसका फायदा क्या था, तुरंत कस्टमर आ सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी तो हो सकता था। अगर मान लो कस्टमर फ्री में लेता, जैसे ही जियो ने पैसे चार्ज करना शुरू किया, हालांकि अभी भी कम कर रहा है अदर्स के मुकाबले, लेकिन जैसे ही पैसे चार्ज करना शुरू किया कस्टमर तुरंत भाग जाते, तो ये तो नुकसान था कि फायदा उठाया और भाग जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फूड पांडा, अगर आपने याद हो, कभी सुना हो, देखा हो आपके शहर में, तो 1 रुपए में ना उसने शुरू किया था, 1 रुपए में खूब मतलब कुछ डेजर्ट्स वगैरह, गुलाब जामुन तो आइसक्रीम वगैरह 1 रुपए में, बस नई आईडी बनाओ, 1 रुपए में आपका एक ऑर्डर हो जाता था, पहला ऑर्डर। अब लोगों ने क्या किया, एक ऑर्डर खूब किया, अलग अलग जितने भी फोन नंबर थे घर के सारे यूज कर डाले। अब फूड पांडा ये सोच रहा था, ध्यान से सुनना, फूड पांडा ये सोच रहा था एक बार ऑर्डर कर लेंगे 1 रुपए में, फिर अगली बार ऑर्डर करेंगे, धीरे धीरे हम कमा लेंगे बाद में, अभी नुकसान झेले थे। लोगों उससे भी होशियार निकले, लोगों ने क्या किया, एक बार ऑर्डर किया और फूड पांडा डिलीट। समझ रहे हो ना। तो देखो हर एक कोर्स ऑफ एक्शन जो भी आप तरीका चुन रहे हो उसका कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। आप सबको पहले अच्छे से स्टडी करो कि यार इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या, सबके प्रोज कौन स्टडी करो। क्लियर है बात, यही ये वाला स्टेप कहता है। देखना द नेक्स्ट स्टेप इज वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। हर एक ऑल्टरनेटिव का प्रोज कौन पढ़ो, समझो। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच proposal need to be evaluated in the light of objectives to be achieved। आपको हर एक प्रपोजल को, आपको हर एक एक्शन को क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ सोचना है कि इससे यार मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा नहीं होगा, अच्छे से होगा भी तो कितना टाइम लगेगा, कितना रिस्क है, ये सब आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है बैठे बैठे आराम से घर पे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इन फाइनेंस प्लान द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन।
मतलब फाइनेंस में कभी आप कोई जैसे कि मान लो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि यार यहाँ पे मान लो मेरे पैसे दुगने होने के चांसेस है, चलो ठीक है 100% रिटर्न होगी, लेकिन यहाँ पे चांसेस ये भी है कि मेरा रिस्क कितना 50% से मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। तो ठीक है, एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो यहाँ पे आप ये एक तरह से इवैल्यूएशन ही है ना, इतना फायदा हो सकता है और नुकसान हुआ तो इतना नुकसान हो सकता है, यही यही आपको करना है इस स्टेप में। क्लियर है बात? तो आपके 4 स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर कुछ अजम्पशंस बनाओ, कैसे पास्ट आपके जो भी क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस हैं, आपको फ्यूचर में देख के क्या लगता है, अलग अलग लोगों से बात करके सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके अजम्पशंस बनाओ। उसके बाद अलग अलग तरीके देखो जिससे कि आपका लक्ष्य, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। उसके बाद उन जो भी अलग अलग आपने रास्ते निकाले अचीव करने के, उन सभी रास्तों को क्या करो, इवेल्युएट करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालो। देन सेलेक्टिव एंड ऑल्टरनेटिव। अब क्या किया आपने, सारे देख लिए कि ये तरीके 5 तरीके हैं, इसका फायदा ये नुकसान ये फलाने का फायदा, सारे तरीकों का फायदा नुकसान देख लिया। अब क्या करना है, अब तो इन 5 में से जो सबसे बेस्ट है वो तरीका चुन लेना है और उसको अमल करना है। अमल करेंगे बाद में, पहले तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे इन 5 तरीकों में से बाकी एक तरीका सिलेक्ट करोगे और बाकी सब क्या कर दोगे, हटा दोगे, जो भी आपको बेस्ट लगेगा। क्लियर है बात? तो देखो अब आपने रास्ते में क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा रास्ता मुझे, मतलब कौन सा तरीका मेथड मुझे चुनना है। यहाँ ना, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपका असली डिसीजन मेकिंग आता है। अभी तक तो फिर भी आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, बट यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे कि मैं अपना काम प्लान और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊं। तो यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग असली शुरू होता है। दी बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। आपको सबसे बेस्ट प्लान चुनना होगा जो भी आपने सेलेक्ट किए थे और उसके बाद उसे लगाना होगा। क्लियर है बात? द आइडियल प्लान मोस्ट फिजिबल प्रॉफिट एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो सब 5 में से चुनूं कौन सा? वो चुन लूं जिसमें नुकसान ज्यादा फायदे कम? नहीं भाई, सिंपल, क्या चुनोगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा लग रहा हो और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान के कम चांसेस हो, वही आपके लिए सबसे बढ़िया है कि फायदा हो जाए और नुकसान कम से कम हो, मतलब प्रॉफिट ज्यादा एंड लॉस के चांसेस कम, वो वाला तरीका चुनो। क्लियर है बात? अगला, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। आपने चुन लिया, देखो भैया ने इतने सारे एक्शंस थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, सबके फायदे नुकसान देखे और अब चुन लिया। चुनने के बाद अब क्या करना है, अब भाई साहब जाके प्रपोजल देना है, ठीक है ना, मतलब अब आपको एक्चुअल में काम करना है, सोचने का टाइम खत्म, अब एक्चुअल में आप काम करोगे, ठीक है ना। तो वही अब आप इंप्लीमेंट करोगे, जो भी प्लान आपने बनाया उस पे क्या करोगे, काम करोगे, जो भी सोचा है समझा है उस पे काम करोगे। डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, आप क्या करोगे, जो भी जरूरत है उसे करोगे, जो भी जरूरी काम है। फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो जो भी मेरे पास रिसोर्स हैं जिसके थ्रू मुझे काम को करना है, फॉर एग्जांपल लेबर है, इंप्लॉइज है, ठीक है ना, पैसा है, फाइनेंस है, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से सामान खरीदना है, ये सब काम आपने पहले सोचा वगैरह ये सब किया। अभी 5 जो स्टेप्स बताए, अब क्या करोगे, जो सोच लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब उसको करना शुरू करोगे कि भाई यहाँ से खरीदने का सोचा था, यहाँ से सामान मंगवा ले, इस बंदे को इससे ये काम करवा, उस बंदे से वो काम करवा, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच चुके हो सारा कोर्स ऑफ एक्शन, तो अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, सीधी सी बात है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपने सोचा कि भाई मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपने सोचा कि मेरे को मशीन और लेबर की रिक्वायरमेंट है, ये आपने सोच लिया कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप क्या करोगे, अब आप सीधे मशीन खरीदो, अब आप और लेबर हायर करो, यही काम करोगे ना। हाँ, तो यही है आपका इंप्लीमेंटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, असलियत में अब आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। उसके बाद अगला है आपका फॉलो अप एक्शन। अब देखो, आपने काम शुरू कर दिया, एक्चुअल में काम शुरू कर दिया जो सोचा था, क्या वहीं रुक जाओगे, बस एक बार शुरू कर दिया रुक गए? नहीं सर, मुझे टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने पड़ेंगे, फॉलो अप लेता रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैंने देखना छोड़ दिया, एक बार इंप्लीमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है अब ऐसे काम करना कर लो, मान लो लेबरों को बोल दिया चलो ये काम इस तरीके से करना है, करो, प्रोडक्शन करना सामान का शुरू करो, फिर मैं आके देखूं ना, हाँ भाई कैसा प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी देर में कर रहे हो। अगर ये सब नहीं करूंगा मैं तो क्या होगा,
मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने गलत कर रहे होंगे तो फॉलो अप में मैं क्या देखूंगा, तो वहीं पकड़ लूंगा और वो सुधार होके सही हो जाएगा, मेरा काम प्लान के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर नहीं करूंगा फॉलो अप, नहीं देखूंगा दोबारा, एक बार करके छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, मेरा काम गड़बड़ होने का चांस है। तो वही कह रहा है फॉलो अप एक्शन। अब आप क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि लड़की ने हाँ बोल दिया तो बस काम खत्म, अब तो बस भाभी अपनी हो गया। अरे भाई जा भी तो सकती है ना, तो भैया रोज खबर लेते रहोगे ना, भाई कहाँ पहुंची, क्या खाया क्या पिया, ये सब। तो आप क्या करोगे, फॉलो अप एक्शन करोगे, ठीक है ना। सातवां पॉइंट, तो टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। आपका ये देखना कि प्लान जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो उसी तरीके से, जिस तरीके से सोचा था, प्लान किया था, उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी आपका प्लानिंग के प्रोसेस में ही आता है। मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। आपको मॉनिटर भी देखना भी पड़ेगा कि जो आपने सोचा था, जैसा आपने सोचा था वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है बात। तो ये 7 पॉइंट्स थे आपके, ध्यान से देखना। सबसे पहला आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, देखो भैया दीदी को। दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये सोचा दीदी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सब। थर्ड क्या, आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, प्रपोज कर सकता हूँ। उसके बाद हर एक तरीके का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, चौथा पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट, सारे तरीके देख लिया, अब इनमें से कोई एक तरीका चुनना। फिर छठा पॉइंट, भाई साहब चुन लिया, अब उस काम को करना। उसके बाद जब हाँ बोल दिया तो क्या करना है, फॉलो अप लेते रहना, हाँ भाई अभी भी है ना, ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। तो फॉलो अप एक्शन लेना ताकि लॉन्ग टर्म तक अच्छे से काम हो पाए, सर्वाइवल हो पाए। अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं कि प्लानिंग के कुछ फीचर्स क्या है। तो पहला, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पे हमेशा फोकस रखता है, आपका ऑब्जेक्टिव पे। देखो सबसे पहला काम ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, और उसी के लिए आप सारा काम कर रहे हो कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो आपका सबसे पहला काम और सबसे मेन काम क्या है कि फोकस रहता है हमेशा किस पे, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद है आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग होता है। सर जी मेरे को पहले ये देखना पड़ता है मेरे को क्या अचीव करना है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, मेरा गोल क्या है, उसके बाद ही तो बाकी के काम करूंगा। तो सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का क्या, प्लान करना। उसके बाद परवेसिव प्लानिंग, मतलब हर जगह ही है। ये तो देखो आप पढ़ रहे हो, प्लान करते हो ना, आज ये चैप्टर खत्म करना, कल वो करना, इतने दिन तक ये हो जाना चाहिए वगैरह, ऐसे करते हो ना एग्जाम के टाइम में। तो बस आप पढ़ाई में प्लानिंग करते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने में भी तो प्लानिंग करता हूँ कि यार इतने क्लासेस में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, बच्चों के इतने टेस्ट ले लेने, ये सब। तो प्लानिंग ना हर जगह है, हर काम में है, चाहे बिजनेस हो चाहे वैसे घर का भी काम हो, तब भी आपको प्लान करना ही पड़ता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, देखो ऐसा नहीं है प्लानिंग आज किया फिर छोड़ दिया, नहीं। प्लानिंग क्या, कॉन्टिन्यूअस, जब तक आपका बिजनेस है चलता रहेगा। आपकी सिचुएशंस कुछ ना कुछ बाहर की बदलती रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान को हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा, वरना आप मार्केट से आउट हो जाओगे। नोकिया का भी एक टाइम पे बहुत अच्छा प्लान था और वो कीपैड के फोन बहुत अच्छे बेच रहा था, लेकिन उसने क्या नहीं किया, बदलते मार्केट के साथ अपने प्लान को बदला नहीं, जैसा था वैसे ही चलने दिया, और उसने कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग नहीं की बदलते वक्त के साथ, तो क्या हो गया, पिछड़ गया। इसीलिए प्लानिंग आपकी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, और ये चेंज होते रहती है, आपको करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर चेंजिंग एनवायरमेंट। आप आसपास के एनवायरमेंट को, जैसे आज की डेट में कोविड आया था तो कोविड के कारण सारे बिजनेसेस को उसके कारण अपने प्लान सारे चेंज करने पड़े, एग्जैक्टली सेम तरीके से। नेक्स्ट, फ्यूचरिस्टिक, देखो प्लानिंग का भी पास्ट की बात करता ही नहीं। देखो ध्यान से सुनना, पास्ट की बात से सीखता जरूर है कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन कभी पास्ट की बात नहीं करता। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, पास्ट के लिए कभी प्लान किया जाता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगला, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, हाँ जी होता है। याद करो पांचवा स्टेप, जो भी आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चुने थे इनमें से एक सेलेक्ट करना, वही तो है आपका क्या, डिसीजन मेकिंग असली वहीं से शुरू होती है। उसके बाद अगला, मेंटल एक्सरसाइज। देखो बेसिकली प्लानिंग में आपको मेनली कोई काम करना होता है, नहीं सर। प्लानिंग में आप बैठ के ऑफिस में सोच रहे होते हो कि आपको किस तरीके से गोल को अचीव करना है, क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते, फिर उस पर सेलेक्ट करना है। तो एक तरह से देखा है ना, फिर मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें लेबर या फिर शरीर वाला काम, मेहनत वाला काम कम होता है, सोचने वाला काम बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बात। अब फीचर्स के बाद अगला देखते हैं कि भाई साहब फायदे क्या, देख रहे हो आंटी, वो इसे देखो, इसे देखो, इसे इसे देखो, और ये देखो,
ये उधर जो आंटी है देख रहे हो ना, खुशी। फायदे क्या क्या है, फायदे प्लानिंग के। तो अब देखो प्लानिंग का फायदा क्या है, हमें डायरेक्शन देता है कि आखिर हमें जाना किस तरफ है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट वगैरह करते हैं यहीं पे, तो हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। अगला, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग में हम हर तरीके को सोचते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा, वैसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग सिचुएशन सोचते हो आप, और उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हो। तो कल को जब अनसर्टेनिटी में कोई भी सिचुएशन आती है अचानक से, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हो। तो अचानक से वो झटका जो लगता है ना, और ये क्या हो गया, ये वाला नहीं लगता झटका, अच्छा प्लान हो रखा हो तो। उसके बाद रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। आप पहले ही सोच लेते हो कि आपको करना क्या क्या है, किस तरीके से करना है, जिस कारण से आपका क्या होता है, कोई भी काम दो बार नहीं होता, या कोई ऐसा काम नहीं होता जिसका कोई फायदा ना हो। ठीक है, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी आप नहीं करते। नेक्स्ट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। आप इंपॉर्टेंस प्लानिंग में क्या करते हो, अलग अलग नए नए क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज को क्या करते हो, प्रमोट करते हो। ठीक है जी। उसके बाद आता है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो, ये भी एक फायदा है। और उसके बाद है स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो आपका आखिरी काम है मैनेजमेंट का, आपने पढ़ा है फंक्शंस में, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब एक तरह से ये देखना कि जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ, जैसा चाहता था वही हुआ कि नहीं हुआ। अब जो सोचा था, जो चाहता था, यही तो है प्लानिंग। तो प्लानिंग के बेस पे ही तो कंट्रोलिंग की जाती है। तो स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए कौन, प्लानिंग। प्लान ही के अकॉर्डिंग तो देखा जाता है, अच्छा ये सोचा था, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कंट्रोलिंग कर रहे हो। लेकिन आप देख किसे रहो, प्लान को देख रहे हो। तो ये प्लान क्या करता है, स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। अब बच्चे को नाराज भी देख, भैया हर चीज का कोई फायदा होता है तो नुकसान नहीं होगा क्या, होता है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, क्या है प्लानिंग के कुछ नुकसान, आइएगा देखिएगा। लीड्स टू रिजिडिटी। देखो प्लानिंग में आप चाहे कितना ही क्रिएटिव हो जाओ प्लान करते वक्त, लेकिन एक बार आपने सोच लिया ऐसे 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 फलाना काम करना है, तो आपका क्या होता है, ये क्या होता है, रिजिड हो जाता है। अब जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होगे तो आप बार बार यही देख रहे होगे कि मैंने क्या सोचा था, क्या प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो अब यहाँ पे कोई बीच में कोई चेंज लाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो एक रिजिड हो जाता है, आगे का काम रिजिड हो जाता है। प्लानिंग तक तो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, अलग अलग तरीके सोचो, इनोवेट करो। लेकिन प्लानिंग के बाद जब एक्चुअल काम करते हैं तो उसको देख के करते हैं, तो वहां पे कोई चेंज करना मुश्किल हो जाता है, वहां पे रिजिडिटी आ जाती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एक सेकेंड बेटा, देखा बच्चा हो गया। अगला, मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखो जहां पे बार बार कुछ चेंज होता रहे हमारा एनवायरमेंट, वहां पे प्लान करना ना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की बात कर लो, टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स की, जैसे फोन वगैरह की बात कर लो, हर दूसरे तीसरे महीने नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब वहां पे बहुत प्लान आपके सक्सेसफुल, आप सोच रहे हो कि मैं फोल्डेबल फोन लाऊंगा, सोचो मान लो अभी सोच रहे हो कि आप मैं फोल्डेबल फोन लाऊंगा बहुत बिकेगा, तब तक पता लगा 2 महीने के अंदर किसी ने रोलेबल फोन ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। इससे आपकी इतनी जल्दी जल्दी आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है कि आपका जो प्लान कर रहे हो ना वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो जहां पे डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, डायनेमिक का मतलब जो बार बार चेंज होता है, वहां पे प्लान कम सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो प्लानिंग करते वक्त मैंने बोला क्रिएटिव बहुत होते हो, ठीक है, बट जब प्लान खत्म हो जाता है उसके बाद जब काम करते हो वहां पे आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हो, वहां पे कोई नया तरीका आया तो वहां पे नहीं लगा सकते, तो वहां पे आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखो प्लानिंग है सोचने का काम, ठीक है, और सोचने के काम के लिए आप कुछ मैनेजर्स हायर करोगे जो प्लान करेंगे, उन पे खर्चा होगा, टाइम लगेगा। तो ये क्या है, एक तरह से पैसा आपकी कॉस्ट बढ़ा रहा है ना, जबकि आप केवल सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा इसका फायदा नहीं है, फायदा है, लेकिन एक तरह से ये क्या कर रहा है, कॉस्टली प्रोसेस है। आप मैनेजर्स बुलाओगे अच्छे पढ़े लिखे जो जानते हो समझते हो, रखोगे हायर करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट अच्छी खासी आएगी। उसके बाद टाइम लगता है भाई, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप कितना ही अच्छा प्लान बना लो, क्या आप गारंटी दे सकते हो फ्यूचर में मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, मेरा प्लान 100% काम करेगा ही करेगा, जरूरी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं क्या वो फेल नहीं होते, होते हैं सर, सब फेल होते हैं। तो प्लानिंग आपको ये कर सकता है, हेल्प करता है कि आप क्या करो, अच्छा करने में हेल्प करता है, बट एक गारंटी नहीं देता कि आपने अच्छा प्लान बना लिया तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, ये गारंटी नहीं देता प्लानिंग। क्लियर है बात। तो आज के चैप्टर को यही, अभी और भी है थोड़ा बहुत बाकी, बट आज के क्लास को
यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, कोविड चल रहा है तो कोविड से बचे भी रहिए। बाय बाय।